हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का पार्ट 7 चैप्टर नंबर फर्स्ट का। ठीक है, तो जैसा कि इससे पिछले वीडियो में हम लोग क्या कर चुके हैं, डायपोल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पोलर डायपोल, नॉन पोलर डायपोल और उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड्स का भी हमने क्या कर लिया, डिस्कशन कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो डायपोल होता है जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं हम लोग, ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये जो डायपोल है ये हमेशा ट्राई करता है क्या, ट्राई टू अलाइन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ हमेशा क्या होता है, अलाइन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये अपने आप तो अलाइन नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस को बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो सोर्स रहा होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी चार्ज के कारण बना है। इसमें अगर हम लोग डायपोल को रखेंगे तो एक बात बताओ, ये डायपोल अपने आप तो बिना वर्क किए अलाइन नहीं होगा। मतलब इस डायपोल पर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क कौन कर रहा है, ये वर्क कर रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है ना। तो किसी डायपोल पर उसको रोटेट करने में कितना वर्क डन होता है उसी का हमको कैलकुलेशन करना है। सो आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक इज वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल। अगर एक डायपोल को रोटेट करना चाहते हैं आइदर आवर सेल्फ और इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो हम करना चाहते हैं या वो इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, तो कितना वर्क डन होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कंसिडर करते हैं जिसका डायरेक्शन जो है लेफ्ट टू राइट की तरफ है, और यहाँ पर एक डायपोल रखा हुआ है, यहाँ माइनस क्यू है इस साइड पर और इस एंड पर क्या है, प्लस क्यू। ठीक है, और ये जो डायपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मान लो किसी भी एक रैंडम पोजीशन पर ये थीटा एंगल इसके साथ क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो क्लास 11th में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, लेट अस से डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं x। अगर मैं इस फॉर्मूले में अगर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, ठीक है, और डिस्टेंस का जो है मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, डिवीजन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या होता है, टॉर्क होता है। और ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन में रेडियस मान लो इसको, तो ये हो गया आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है, एंगल होता है, पढ़े होगे आप लोग। ठीक है, तो हम लोग वर्क डन को टॉर्क के टर्म्स में जो किस तरीके से लिख सकते हैं समझ में आए, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इंटू थीटा। ये टॉर्क के टर्म्स में है। नहीं तो वर्क डन का तो हमारे पास जो मैकेनिक्स में एक और फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वो किसके किसके बेसिस पर है, वो मोशन के बेसिस पर। लेकिन अगर हम लोग रोटेशनल मोशन के बेसिस पर बात करें तो वर्क डन होता है टॉर्क इंटू थीटा, यहाँ पर जो है हमने किया हुआ है। सो देखो, सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, टॉर्क इंटू थीटा। अब देखो हमेशा फिजिक्स में जो है हम लोग क्या करते हैं, कभी भी जो है फाइनल वर्क डन एक साथ नहीं निकालते हैं। ठीक है, हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा एंगल अगर हम लोग रोटेट करना चाहते हैं, कितना एंगल, डी थीटा एंगल। डी थीटा एंगल अगर हम लोग रोटेट करना चाहते हैं तो पहले हमको कितना छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जब छोटे से रोटेशन के लिए अगर हमको वर्क डन पता चल गया, तो होल वर्क डन के लिए हमारे पास तो एक वेपन सही, हमारे पास एक हथियार है, और उस हथियार को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ये हथियार जो है आपको थ्रू आउट द फिजिक्स अभी कम से कम 1 2 3 और 4 चैप्टर तक ये बहुत आपके काम आएगा। ठीक है, तो छोटा सा हमने एंगल इसको घुमाया, बहुत छोटा सा घुमाया, मान लेते हैं इसको हमने जो है ऐसा छोटा सा एंगल जो है घुमा दिया। कितना एंगल घुमाए, डी थीटा, और उसको घुमाने में हमको कितना वर्क डन करना पड़ गया, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इंटू स्मॉल एंगल डी थीटा। लेकिन अब तो हम लोग पूरा एंगल पता करना चाहते हैं। ठीक है, कि एक एंगल से हम लोग दूसरे एंगल तक उसको घुमाना चाहते हैं। मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर एक डायपोल है। ठीक है, इस डायपोल का यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कुछ एंगल है थीटा 1। हम लोग इस डायपोल को चाहते हैं कि थीटा 1 से थीटा 2 डिग्री घुमा दें। अब ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया थीटा 2। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको रोटेट करना चाहते हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा वो क्या होगा, थीटा 1 टू थीटा 2 होगा। थीटा 1 कुछ भी एंगल शुरुआत में वो हो सकता है, और थीटा 2 जहां तक हम लोग उसको घुमा के लाते हैं। तो dw का वर्क डन क्या हो जाएगा, w, dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 टाउ डी थीटा। अब टॉर्क का फॉर्मूला देखो क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला अभी अभी हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि टॉर्क कितना लगता है, पीई साइन थीटा। और अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो पी क्रॉस ई, लेकिन जब डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे तो पीई साइन थीटा और डी थीटा। तो किसी भी डायपोल का जो डायपोल मोमेंट होता है वो तो फिक्स होता है।
अगर आप यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू मैग्नीट्यूड का चार्ज लाए हो तो इसका इफेक्टिवनेस क्या है, फिक्स है, ये तो चेंज नहीं होगा। तो P क्या हो गया, बाहर हो गया। और हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाई है उसमें भी हम लोग वेरिएशन नहीं कर रहे, तो P और E कांस्टेंट हो गया, तो ये बाहर आ गया। तो वेरिएबल कौन बच गया, थीटा। सिंपल सा चीज है, क्योंकि थीटा से तो रोटेट कर रहे हैं, तो साइन थीटा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब आप क्लास 11 में फिजिक्स में इंटीग्रेशन का बेसिक चीज पढ़ चुके होंगे, वैसे आप क्लास 12 में पढ़ोगे भी। इंटीग्रेशन बहुत मैथ्स में जो बहुत वैरायटी वाला चैप्टर कैलकुलस करके है, ठीक है, बहुत महंगा चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है कॉस थीटा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का तरीका है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा। और यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, यहाँ पर है अपर लिमिट, तो उसको हम लोग लिमिट्स को अपर लिमिट और लोअर लिमिट की जगह पर रख देते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, एक बार जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन के ऑपरेटर कौन है, डी थीटा, तो इस थीटा के जगह एक बार अपर लिमिट को रखेंगे, तो थीटा के जगह हमने अपर लिमिट रखा थीटा 2, फिर माइनस साइन लगाकर हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट को रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा 1। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल पोजीशन जो था वो था 0 डिग्री, मतलब कैसा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये डायपोल था, दोनों के बीच का एंगल कितना था, 0 डिग्री। 0 डिग्री से हम लोग फाइनल एंगल कितना घुमाना चाहते हैं, थीटा तक, ये हमने कंडीशन एज्यूम कर लिया। वैसे तो हमारा फॉर्मूला यहां से मिल गया, अगर हमको 45 डिग्री पहला है, हमारा डायपोल 45 डिग्री पहले बना रहा था, 45 से हम लोग कितना जाना चाहते हैं, 30 डिग्री जाना चाहते हैं, तो उस समय थीटा 1 कितना होगा, 45 होगा, और थीटा 2 कितना होगा, 30 होगा। लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग बनाना चाहते हैं कि जब थीटा हमारा 0 पर होगा, क्योंकि हमेशा कैलकुलेशन हम लोग कहां से चालू करते हैं, बेंचमार्क से, इवन हम लोग अपना हाइट भी कहां से नापते हैं, 0 लेवल से। तो मान लेते हैं कि वो डायपोल शुरुआत में कहां था, 0 एंगल पे था, और हम लोग उसको थीटा एंगल तक, कोई भी थीटा एंगल तक रोटेट करना चाहते हैं, तब उस समय इस फॉर्मूले का नया फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग थीटा 1 की जगह क्या रखेंगे, 0, तो cos 0 कितना होता है, 1 हो जाता है, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। और थीटा 2 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करने से सिर्फ cos थीटा नहीं आता है, साथ ही साथ क्या आता है, माइनस भी आता है, माइनस cos थीटा होता है। तो ये माइनस बाहर घूम रहा था, हमने क्या किया, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस जब भी ब्रैकेट के अंदर जाएगा सबके साइन क्या होंगे भाई, चेंज हो जाएंगे, तो cos थीटा माइनस हो गया और ये 1 क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो वर्क डन करने के लिए फॉर्मूला अगर आपको निकालना है कितना करना पड़ता है वर्क डन, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, PE 1 माइनस cos थीटा। ध्यान से समझना इसको और रटना नहीं, क्योंकि इसके जैसे भी बहुत सारे फॉर्मूले हमको मिलेंगे। ऊपर में सबसे पहले हमने टॉर्क निकाला, टॉर्क के बाद हमने क्या निकाला, वर्क डन निकाला। अब पहले तो बनता है फोर्स, फोर्स के कारण क्या बनता है, टॉर्क, टॉर्क के कारण क्या बनता है, वर्क डन, वर्क डन के बाद क्या होता है, वही वर्क डन आगे चलकर क्या होते हैं, एनर्जी में स्टोर होती है कि नहीं, ठीक है। तो एक एक चीजों का कैलकुलेशन हम लोग अभी करते जाएंगे, ठीक है। पहले हमने फोर्स देखा, फिर उसके बाद जो है टॉर्क देखा, फिर वर्क डन देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे डायपोल के पास एनर्जी कितनी होती है, ये तो हमने वर्क डन किया। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि डायपोल के पास एनर्जी कितनी होती है जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है, ठीक है। जैसे आप कहीं पर जाते हो, खाना खा के जाते हो, तो आपके पास एनर्जी होती है कि नहीं, चाहे स्कूल आओ चाहे कहीं पर जाओ, तो कितनी एनर्जी होती है। तो वही हम लोग फाइंड करना चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है जब डायपोल को रखते हैं या डायपोल रहता है तो उसके पास कितनी एनर्जी जो है होती है, ठीक है। तो एक एक करके ध्यान से समझते जाना। देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, प्लस पैरेलल होने के साथ साथ क्या होंगी, उनकी इंटेंसिटी सेम होगी और उनका डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। हम एक डायपोल बनाना चाहते हैं, और मैंने डायपोल के केस में बताया था आपको कि डायपोल तभी बन सकता है जब एक साइड पर क्या हो, माइनस चार्ज हो, और उतने ही मैग्नीट्यूड का दूसरे एंड पर क्या हो, प्लस चार्ज हो, और दोनों एंड्स के बीच में क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, तभी डायपोल क्रिएट हो सकता है। तो हम लोग भी क्या करते हैं, एक डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमको दो चार्जेस चाहिए, एक तो प्लस चार्ज चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, माइनस चार्ज चाहिए, ठीक है। अब ये चार्ज हम लोग लाएंगे कहां से, कौन से लेवल से हम लोग उठा कर लाएंगे। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किसी भी चीज का कैलकुलेशन जो होता है वो हमेशा कहां से होता है, जीरो लेवल से, ठीक है।
आप पैसा भी काउंट करना चालू करते हो कहां से, जीरो से, ठीक है। अपना हाइट भी कहां से नापते हो, जीरो लेवल से। तो हम लोग भी ये जो दो चार्ज लेकर आएंगे ना, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, इसको भी हम लोग ऐसे जगह से लेकर आएंगे जहां पर इनकी एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। मतलब बिल्कुल ग्राउंडेड लेवल से इन चार्जेस को हम लोग उठा कर लाएंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, डायपोल क्रिएट करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा जगह होता है जहां पर चार्जेस पर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होता है, जीरो होता है। कैसे जीरो होता है, देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ना कुछ तो सोर्स होगा, सोर्स चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया होगा। अगर यहां से चार्ज उठा कर लाओगे तो ये चार्ज तो ऑलरेडी इस पर पहले से ही फोर्स लगा रहा है, तो ये जीरो लेवल पर कहां हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक चार्ज ऑलरेडी है, मान लेते हैं वो चार्ज क्यू है, इसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। अगर आप यहां से इतना दूर से उठा कर लाओगे तो इसके पास पहले से ही रिपल्सिव फोर्स है, यहां से लाओगे तो पहले से ही रिपल्सिव फोर्स है। तो हम लोग वो लोकेशन ढूंढते हैं जहां पर ये जो सोर्स चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट वहां पर ना पहुंच रहा हो और वहां पर फोर्स कितना हो उसका, जीरो हो। तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज का फोर्स किस लोकेशन पर जीरो होगा, तो आंसर है कूलम्ब्स का फॉर्मूला याद करो कि किसी पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r² के होता है, ठीक है। क्योंकि 1/4πε0 तो कांस्टेंट होते हैं, Q1 भी कांस्टेंट है और Q2 भी कांस्टेंट है, तो बचा कौन, R। तो अगर आप फोर्स को जीरो बनाना चाहते हो तो ये फोर्स जीरो कैसे होगा, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। अगर r की जगह आप इंफिनिटी रख दो, ठीक है, r इज इक्वल टू रख दो आप इंफिनिटी, क्योंकि r इज इक्वल टू जब आप इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, इंफिनिटी का मतलब होता है 0 डिवाइडेड बाई 1। तो जब आप यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाई 1 करोगे, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 0, क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 0। जब r के जगह 1 डिवाइडेड बाई 0 रखोगे तो ये डिनोमिनेटर कहाँ चले जाएगा, ऊपर, और फोर्स क्या हो जाएगा, 0 अपॉन में 1। 0 अपॉन में 1 मतलब फोर्स कितना हो गया, 0। तो वो लोकेशन कौन सा है, वो लोकेशन है इंफिनिटी, ठीक है। तो हम लोग किसी भी चार्ज को कहां से लेकर आएंगे, इंफिनिटी डिस्टेंस से जो है लेकर आएंगे। तो देखो हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज रखा और ये पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, देखो ये इंफिनिटी पर है। इन्फिनिटी से हमने एक पॉजिटिव चार्ज को पकड़ा, तो पॉजिटिव चार्ज को जब हमने पकड़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर पॉजिटिव चार्ज कैसा बिहेव करने लगता है, इसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तो जब आप पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ कर लाने की कोशिश करोगे इस साइड, तो ये उसको धक्का देगा, लेकिन आपको तो लेके आना है, तो आपको इस धक्के के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, मतलब आपने वर्क डन किया, ठीक है। आप इसको वर्क डन करते 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 जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पर ले आए, और यहां से जो है इस पॉइंट पर लाने के लिए आपने मान लो कितना वर्क डन किया, W वर्क डन किया, और यही W वर्क डन जो होगा वो इस चार्ज पर क्या होगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप वर्क करते हो तो वही वर्क अल्टीमेटली क्या बन जाता है, वही वर्क अल्टीमेटली बन जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप इन्फिनिटी से पॉजिटिव चार्ज को पकड़कर इस लोकेशन पर लेकर आए तो आपने कितना वर्क डन किया, मान लेते हैं आपने U1 वर्क डन जो है किया, ठीक है। अब एक ही चार्ज से तो हमारा डायपोल क्रिएट नहीं होगा, हमको अगर प्लस क्यू लेके आए हैं तो हमको क्या लाना पड़ेगा, डेफिनेटली हमको माइनस क्यू चार्ज लाना पड़ेगा। तो फिर माइनस क्यू फिर कहां से लाएंगे, तो फिर हम लोग ऐसे लोकेशन से लाएंगे जहां पर उसकी एनर्जी क्या हो या उस पर लगने वाला फोर्स क्या हो, जीरो हो। और वो लोकेशन कौन सा है, वो लोकेशन है इन्फिनिटी, चाहे वो पॉजिटिव के लिए हो चाहे नेगेटिव के लिए हो। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक नेगेटिव चार्ज जो है क्या करते हैं, इन्फिनिटी से उठा कर लेकर आते हैं। अब आप बोलोगी सर नेगेटिव चार्ज पर तो हमको वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जा रहा है उसके अपोजिट में इस चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस होता है, तो ये चार्ज तो ऑटोमेटिक आ जाएगा खिसक के, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, लेकिन आ जाएगा, लेकिन कहां तक जाकर रुकेगा हमको पता है क्या, ये तो सट से खींच के जो है वैक्यूम क्लीनर जैसा बहुत दूर ले जाएगा, लेकिन हमको तो बहुत दूर लेके नहीं जाना है। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे रोक रोक के लाना पड़ेगा। मतलब पहले यहां तक रोकेंगे, फिर अपने हाथ को यहाँ खिसकाएंगे, फिर यहाँ खिसकाएंगे, मतलब उसको सडनली भागने नहीं देंगे, उसको रोकेंगे धीरे 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 आए करके, ठीक है। और इस पॉइंट पर हम लोग उसको लेकर आएंगे, इस पॉइंट पर, ठीक है। पहला वाला यहाँ पर है, उसी के बराबर यहाँ पर हम लोग लेकर आएंगे और यहाँ पर इसको टाइट अप कर देंगे, बांध देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है यहाँ तक लाने में जो है हमने वर्क डन किया क्या, तो आप बोलोगे नहीं किया, लेकिन मैं बोलूंगा वर्क डन हमने किया है। और वर्क डन कैसा किया है, इसको रोकने के लिए किया है ताकि ये भाग ना जाए करके। मतलब हमारा वर्क डन कैसा था, अपोजिट डायरेक्शन में था। वर्क डन पढ़ोगे ना, तीन टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और एक जीरो होता है।
पॉजिटिव वर्क डन किसको बोलते हैं? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही हो। जैसे पहले केस में इधर ही धक्का दे रहे थे, इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, इसीलिए इसका वर्क डन क्या था? प्लस था। लेकिन यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और हमारा फोर्स इधर लग रहा है, मतलब ये वर्क डन कैसा रहा होगा? नेगेटिव। और हमने एक ही लोकेशन पर लेके आया, देखो जहां पर ये था वही उसी लोकेशन पर ये भी है, तो ये U2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और जितना U1 का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही U2 का भी क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। मतलब यहां तक इन दोनों चार्ज को लाने में अगर हमने नेट कितना वर्क डन किया, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे कि यहां तक लाने में हमने नेट वर्क डन कितना किया? 0 किया है। क्योंकि अगर 10 जूल का वर्क यहां कर रहे हैं तो -10 का यहां कर रहे हैं, तो प्लस और माइनस दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे? 0। तो इस लोकेशन तक लाने में हमने कोई भी वर्क डन नहीं किया। क्या अभी तक हमारा डायपोल क्रिएट हो चुका है? आंसर है अभी तक हमारा डायपोल क्रिएट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये तो एक ही जगह पर है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। अब आप इसको डिस्टेंस मानोगे? नहीं, इस डिस्टेंस को हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस को मानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या है, मैं इतना बड़ा भले ही आपको समझा रहा हूँ लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो अब मैं अगर इस डायपोल क्रिएट करना चाहता हूं तो यहाँ तो प्लस ऑलरेडी है ही, देखो यहाँ पर प्लस ऑलरेडी है। अगर मैं एम पर प्लस है उसको मैं यहाँ इस नेगेटिव चार्ज को जो है मैं एन तक लाना चाहता हूँ। एम और यहाँ तक तो हमारा वर्क डन 0 था लेकिन डायपोल क्रिएट नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया, इस माइनस क्यू को थोड़ा सा और ज्यादा डिस्टेंस लेकर जाऊंगा। और कितना डिस्टेंस लेकर जाऊंगा? 2L डिस्टेंस लेकर जाऊंगा, ताकि ये डायपोल क्या हो जाए? काम करना स्टार्ट कर दे। तो इस लोकेशन से मेरे को 2L डिस्टेंस तक और लेके जाना है। कितना डिस्टेंस? 2L डिस्टेंस तक मेरे को और लेके जाना है। तो फिर से मेरे को रोकना पड़ेगा, यहां से जैसे छोड़ दूंगा तो भाग जाएगा। तो जैसे यहाँ पर मैं जो टाइट अप किया था, कील गाड़ा था, उसको निकालूंगा तो भाग जाएगा। तो मैं धीरे 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 इसको पकड़ते पकड़ते फिर किस लोकेशन पर ले आऊंगा? इस लोकेशन पर जो है, ये जो एन लोकेशन है, इस लोकेशन पर मैं ले आऊंगा। क्या अब माइनस चार्ज को एन लोकेशन तक लाने के बाद मेरे को अभी भी नेट वर्क डन 0 करना पड़ा क्या? आंसर है नहीं। इस लोकेशन तक नेट वर्क डन क्या था? 0 था। लेकिन यहां से मैंने यहां तक जो लेके गया उसको तो मैंने वर्क डन किया और उसको तो कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। मतलब इस डायपोल के पास कितनी एनर्जी होगी? जितना मैंने यहां से इसको यहां तक लाने में खर्च किया होगा, मैंने जितना मेहनत किया होगा, वही वर्क डन उस डायपोल के पास क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। समझ में आ गया? इससे पहले के एनर्जी क्यों स्टोर नहीं हुए? क्योंकि जितना प्लस ने स्टोर किया था उतना माइनस ने स्टोर किया था, दोनों खत्म हो गए। तो फिर इस डायपोल के पास एनर्जी कितना बचता है? तो इस लोकेशन से इस लोकेशन मतलब 12 डिस्टेंस ले जाने में जितना भी वर्क डन हमने किया, वही उस डायपोल के अंदर में एज अ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है? स्टोर हो गई है। आई होप अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किसी डायपोल के पास एनर्जी कहां से आती है। समझ में आ गया? 2L डिस्टेंस मूव कराने से जितना एनर्जी होता है वही उसके अंदर में जो है स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रीड करते हैं। देखो, एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। हाँ, एक और चीज याद रखना, शायद मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं बताया था। अगर आपको कहीं पर कुछ क्वेश्चन पूछ देता है कि वो कौन सा लोकेशन है जिस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो आंसर है इन्फिनिटी पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है? याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r क्यूब था, तो ये r क्यूब है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपको 0 बनाना है तो r को क्या होना पड़ेगा? इन्फिनिटी होना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है और इन्फिनिटी पर क्या होता है? किसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स भी 0 होता है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जो चीज मैंने एक्सप्लेन की वही है यहाँ पर। देखो, प्लस क्यू इज बॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट एम। प्लस चार्ज को जो है एम तक लेकर आते हैं। लेट द वर्क डन ऑन द चार्ज इज प्लस Q1। और इन्फिनिटी से इस लोकेशन तक लाने के लिए हमने कितना वर्क डन किया? प्लस U1 वर्क डन किया। माइनस क्यू इज बॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट एन। माइनस क्यू को जो है हमने एन पॉइंट तक लेकर आया और उसके लिए सपोज हमको वर्क डन कितना करना पड़ गया? माइनस U2 या U1 ही बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो चाहे आप U1 बोलो चाहे U2 बोलो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। बस इसका डायरेक्शन अलग था, वो इसका वर्क डन का नेचर अलग था, इसके वर्क डन का नेचर अलग था। नाउ माइनस क्यू इज बॉट फर्दर फ्रॉम एम टू एन टू 2L डिस्टेंस, ताकि डायपोल क्रिएट हो जाए। एंड दिस वर्क डन इज गिवन बाय, और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और मैंने इस चार्ज पर कितना फोर्स लगाया? तो आंसर है F इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू E, लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो माइनस Q इंटू E इंटू 2L।
अब याद करो पुराने जन्म का रिश्ता हमारा है 2QL। 2QL क्या होता है? माइनस, माइनस तो यहाँ पर ऑलरेडी है। 2QL को क्या बोलते हैं? इफेक्टिवनेस ऑफ डायपोल, मतलब डायपोल मोमेंट। तो 2QL को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? P से, और E का E, तो कितना वर्क डन करना पड़ा हमको M से N तक ले जाने में? माइनस PE। अब हम लोग टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं दोनों चार्ज पर। तो पहले चार्ज पर प्लस U1, दूसरे चार्ज पर माइनस U1, और 12 डिस्टेंस ले जाने पर W। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास कितना बच गया? माइनस PE। तो किसी डायपोल के पास कितनी एनर्जी होती है? माइनस PE। अब माइनस का मतलब ये मत समझ लेना कि -2 जूल, -3 जूल। माइनस का यहाँ पर मतलब उसके नेचर से, ठीक है, उसका नेचर से उसका मतलब है, क्वांटिटी से नहीं है ना, ठीक है। चलो, अब ये जो ग्राफ जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फॉर जेई और फॉर नीट एंड फॉर इवन योर सीबीएसई एग्जाम। अगर आपने ऊपर के दोनों डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे तो इसको आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा। और जब आप इसको समझ जाओगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मेरे कंसेप्ट क्या हैं, क्लियर हैं, ठीक है। वापिस से थोड़ा सा टॉपिक से हट के बताता हूँ, ठीक है। भले ही आपको वीडियोस के जो लेंथ हैं वो भले ही आपको 1 घंटे मिल रहे होंगे, ठीक है, बाकी वीडियोस जो आपको कम कम आवर्स के मिल रहे होंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके इस 1-1 घंटे के मेरे हर वीडियोस को अगर आप ध्यान से देख लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम से पहले बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर आप क्या होगे, खड़े रहोगे, ठीक है। लेकिन बस क्या है, आपको थोड़ा सा क्या करना है, 1 घंटे या 40 मिनट 45 मिनट का जो भी वीडियो होता है उसको प्रॉपरली आपको क्या करना है, वॉच करना है, ठीक है। क्योंकि मैं पूरा का पूरा आपका बेसिक के साथ आपको समझा रहा हूं। मुझे ये नहीं पता कि आपने 11th कैसे पढ़ा है, ठीक है। हो सकता है बहुत लोगों ने जो 11th अच्छे से पढ़ा होगा उनको नॉलेज पता होगा, रोटेशनल मोशन क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स लॉ क्या होते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि थर्मोडायनेमिक्स के कितने रूल होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि सबके सबको क्या कर सकूं, मैं एक साथ जो है लेकर चल सकूं, ठीक है। चाहे आपने 11th अच्छे से पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से अगर पढ़ लोगे तो आपका फिजिक्स जो है स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं अगर आपका प्रैक्टिकल मार्क्स अगर अच्छे रहे तो आपको फिजिक्स में 90 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर इन्हीं सब कंसेप्ट को अगर आप पकड़ते जाओगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम पेपर देखते हैं और एग्जाम से पहले कुछ एवरग्रीन्स ऑल इन वन के बुक्स पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम का पेपर देखते हैं तो वहां पर ऐसे ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं जो कि हवा ही नहीं लगता है, जबकि वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन इन बेसिक्स से ही क्रिएट होता है, ठीक है। चलो वापिस आते हैं टॉपिक पे। क्या है हमारा अगला टॉपिक, देखो, एनर्जी इन डायपोल ऑन रोटेशन। अब देखो, रोटेशन करने पर जो है किसी डायपोल के पास टोटल एनर्जी कितनी होती है, किस किस कंडीशन पर कितनी कितनी एनर्जी होती है। तो मैंने यहां पर आपके लिए 4 कंडीशन बताया है। पहला कंडीशन, उसके पास एनर्जी कितनी होती है, किसी भी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखने से हर केस में उसके पास इतनी एनर्जी होती है। तो देखो पहले वाले कॉलम में सब क्या है, सेम है, मतलब चाहे डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना भी एंगल क्यों ना बना ले, शुरुआत में उसके पास इतनी एनर्जी रहेगी ही रहेगी। समझ में आ गया, शुरुआत में उसके पास इतनी एनर्जी रहेगी ही रहेगी। अब वो डिपेंड करता है कि इस एनर्जी में वो एक्स्ट्रा ऐड कर लेता है या इसमें से कुछ एनर्जी क्या करता है, लूज कर लेता है, ठीक है। मतलब ये है कि देखो, मतलब जैसे ही आप घर से निकले बाहर जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, आपको मिनिमम एनर्जी, आप मिनिमम पैसा जो है आपके घर वालों ने 10 रुपए दी है, तो ये 10 रुपए आपको मिनिमम मिला हुआ ही है बाजार जाने के लिए। अब अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास अकल है, तो हो सकता है कि आप कुछ काम करके, कुछ तमाशा दिखाकर इस 10 रुपए में जो है और अपने पॉकेट में एक्स्ट्रा डाल सकते हो कुछ एक्टिविटीज करके, या हो सकता है कि इस 10 रुपए का आप खर्च भी कर सकते हो। तो उसी तरीके से डायपोल चाहे कोई भी कंडीशन में हो उसके पास मिनिमम इतनी एनर्जी रहेगी। अब देखते हैं, जब डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो, 0 डिग्री हो, ठीक है। तो जब दोनों के बीच का जो है एंगल 0 डिग्री होगा तो याद करो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, वर्क डन का फॉर्मूला आया था PE1 माइनस कॉस थीटा, यह आया था कॉस कॉस थीटा, यह आया था ना, ठीक है।
चलो, अब जब दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है, तो अगर आप इस थीटा के जगह 0 डिग्री रखोगे, देखो इस थीटा के जगह, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू पी 0, मतलब उस केस में कोई वर्क डन हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये इसका बेस्ट नेचुरल कंडीशन है, क्योंकि ये तो ऐसे ही रहना चाहता है ना भैया, अलाइन रहना चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो हमको वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ऐसे रहेगा। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, तो माइनस पी पहले से थी, 0 उसको एनर्जी मिल गई, तो कितना हो जाएगा माइनस पी हो जाएगा। 10 रुपए पहले से था, 1 रुपए भी आपको मार्केट से नहीं मिला, तो अभी भी आपके पास कितनी एनर्जी रहेगी, कितना पैसा रहेगा, 10 रुपए रहेगा। लेकिन अब हमने क्या किया, इसको इस 0 डिग्री से हमने क्या किया, इसको पकड़कर जो है हमने इसको घुमा दिया। मतलब पहले ये ऐसा था, इसको पकड़ा हमने और 90 डिग्री घुमा दिया। अब थीटा कितना हो गया 90, और जब यहाँ पर आप cos 90 रखोगे तो cos 90 होता है 0, तो कितना 1 आएगा यहाँ पर, और 1 इंटू पी क्या होगी प्लस, तो यहाँ पर कितना आएगा, घुमाने में हमने कितना वर्क डन कर दिया प्लस पीई। तो जब डायपोल 90 डिग्री पर होता है तो नेट एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है, नेट एनर्जी 0। उसके बाद अगर इसको और 90 डिग्री घुमा दोगे तो कितना हो जाएगा, एक 90, दो 90, 180, 180 मतलब कितना हो जाएगा ये, 180 मतलब हो जाएगा cos 180 माइनस 1, और ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा उस समय उस पर वर्क डन 2p, और नेट कितना हो जाएगा pe। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको 270 घुमाओगे तो प्लस पी आएगा, अगेन ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये वाले में और ये वाले में क्या डिफरेंस है, तो याद करो हम लोग स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़े थे। ठीक है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये लौट कर ऐसे वापस आने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब अगर आप इन 4 केसेस को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में एज इट इज ये जो क्वेश्चन नीचे मेंशन है ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले हुए थे। अब ये कौन से ईयर आया था ये मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिले हुए थे। ठीक है, तो अगर मैं आपके लिए आंसर को हाइड कर दूं और पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं कि व्हेन डायपोल हैज मिनिमम एनर्जी, क्वेश्चन है मेरा, व्हेन डायपोल हैज मिनिमम एनर्जी, वीडियो पॉज करो और खुद सोचो कि इन चारों केसेस में से वो कौन सा केसेस है जहां पर डायपोल के पास मिनिमम एनर्जी है। तो आप बोलोगे कि सर या तो 90 डिग्री या तो 270 डिग्री। ठीक है, यही तो है, देखो मिनिमम एनर्जी कितनी है 0 है। ठीक है, लेकिन जब आप ऐसा आंसर दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो एक होता है गलत और एक होता है सरासर गलत। तो जो आपने आंसर दिया 0 वाले जितने लोग हो उनका आंसर सरासर गलत है। ठीक है, क्योंकि जरा इस पर भी तो ध्यान दो, इसके पास एनर्जी कितनी है, माइनस में है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 बड़ा है कि मतलब 0 छोटा है कि -1 छोटा है, तो क्या बोलोगे, ऑब्वियस सी बात है -1 छोटा है। तो मिनिमम एनर्जी कितनी होती है किसी डायपोल के पास, माइनस पीई, और वो कौन सा केस होता है, जब थीटा कितना हो 0 डिग्री हो। ठीक है, मतलब जब ये दोनों एक ही साथ सो रहे हो, एक ही साथ दोनों एक ही साथ अलाइन कर रहे हो, तब उनके पास क्या होती है, मिनिमम एनर्जी होती है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि डायपोल के पास जो है 0 एनर्जी कब होती है, डायपोल के पास 0 एनर्जी कब होती है, तो उस समय आप बोलोगे या तो 90 डिग्री बोलोगे या फिर 270, क्योंकि 270 आप नहीं बोलना क्योंकि 270 अनइक्विलिब्रियम होता है, तो आप क्या आंसर दोगे 90 डिग्री। ध्यान से, मैंने क्वेश्चन पूछा कि डायपोल के पास मिनिमम एनर्जी कब होती है, तो आंसर है जब थीटा 0 डिग्री हो। सेकेंड क्वेश्चन था कि डायपोल के पास एनर्जी 0 कब होती है, तो आंसर है जब थीटा कितना हो 90 डिग्री हो। ठीक है, समझ में आ गया दो क्वेश्चन। चलो, उसके बाद देखो, व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखोगे तो उसका स्टैंडर्ड पोजीशन आप क्या लोगे, उसका स्टैंडर्ड पोजीशन आप लोगे 90 डिग्री। हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इसके बाद, मतलब अभी तक जितना पढ़ा हमने, इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ोगे वहां पर डायपोल का स्टैंडर्ड पोजीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना मानोगे, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री मानोगे, क्योंकि 90 डिग्री पर एक ऐसा कंडीशन है जहां पर इसकी एनर्जी क्या है, 0 है। और हम लोग किसी भी चीज का मेजरमेंट कहां से करना चाहते हैं, 0 से। क्या हम लोग अपने हाइट का मेजरमेंट माइनस से करते हैं क्या, नहीं, तो हम लोग हमेशा कहां से मेजर करना चाहते हैं, 0 से। इसीलिए स्टैंडर्ड पोजीशन यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर डायपोल ऐसा है तो पहले उसको 90 डिग्री पर लेकर आएंगे, फिर हमारा अपना काम जो है स्टार्ट होगा। तो ये 3 क्वेश्चन जो है ध्यान से देखो, कहां गया, हाँ ये 3 क्वेश्चन देखो
व्हेन डायपोल हैज मिनिमम एनर्जी, तो जब थीटा 0 डिग्री हो तब होता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। व्हेन डायपोल हैज जीरो एनर्जी, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री हो। तो इन तीनों को ध्यान से समझ लेना और वर्ड्स को पकड़ना, ठीक है, वर्ड्स को पकड़ना, रटना नहीं, तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक देखते हैं जो कि एग्जाम में एक बार 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा था, ठीक है, देख लेते हैं। जैसे अभी तो हमने क्या किया, किसी डायपोल पर जो है नेट एनर्जी कैलकुलेट की। कैसे कैलकुलेट की, पहले से डायपोल के पास जितनी एनर्जी थी उसमें हमने वर्क डन को क्या किया, एड अप किया, तब जाके हमको नेट एनर्जी मिली। लेकिन एग्जाम में आपको इसके लिए डेरिवेशन पूछा था कि नेट एनर्जी का कैलकुलेशन करके बताओ, तो वहां पर आपको डायपोल के पास कितनी एनर्जी है प्लस कितना वर्क डन किया, उन दोनों को एड अप नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताना है जिसके बेसिस पर आप जब 0 डिग्री पर होगा तो कितनी एनर्जी होगी नेट एनर्जी, जब 90 डिग्री पर होगा तो कितनी नेट एनर्जी होगी, ये चीजें आप डायरेक्टली उससे क्या कर सको, बता सको। तो उसी का डेरिवेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो कि बोर्ड में 3 नंबर का जो एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था, डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट नेट एनर्जी इन डायपोल। अब कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, पहले हमने क्या किया था, नेट एनर्जी जो है दोनों को ऐड करके निकाला था। अब हम लोग ऐड नहीं करना चाहते, अब हम लोग एक डायरेक्टली फॉर्मूला बनाना चाहते, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और डायपोल के बीच का एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन हम लोग कितना लेंगे, 90 डिग्री लेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, वर्क डन टू रोटेट डायपोल इन वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा। स्टैंडर्ड पोजीशन हमारा क्या है, 90 डिग्री पर है। इस 90 डिग्री से हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको कुछ एंगल जो है हम लोग इसको रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है। और कितना एंगल रोटेट करना चाहते हैं, डी थीटा, क्योंकि हमेशा कभी भी फिजिक्स में फाइनल क्वांटिटीज एक बार में नहीं निकलती हैं। पहले हम लोग छोटा सा वर्क डन, छोटा सा रोटेशन, छोटा सा फोर्स कैलकुलेट करते हैं, फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो जब डी थीटा एंगल, ये मान लेते हैं डी थीटा एंगल बहुत छोटा सा, अगर रोटेट करना चाहते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला पता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अब टोटल वर्क डन करना चाहेंगे तो लिमिट कहां से कहां तक होगा, पहले इसका स्टैंडर्ड पोजीशन क्या था 90, 90 से ही तो आप रोटेट कर रहे हो ना, तो मिनिमम इसका लोअर लिमिट 90 होगा, और 90 से कितना घुमा रहे हो, डी थीटा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एंगल आपको y एक्सिस से नहीं लेना है, एंगल हमेशा किससे लेना है, जो x एक्सिस वाला होगा। तो ये एंगल भले ही डी थीटा है, लेकिन ये x एक्सिस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो आप यहाँ पर क्या लोगे, 90 से थीटा, क्योंकि ये जो 90 था ये भी तो E के साथ ही था ना, मतलब x एक्सिस के साथ ही था, तो ये 90 था, तो एंगल भी हम लोग किससे लेंगे, यहाँ से x एक्सिस से ही लेंगे। तो 90 से थीटा, तो P तो अगेन कांस्टेंट है, बाहर आ गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन अगेन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर आ गया। अपर लिमिट थीटा, लोअर लिमिट जो है 90 डिग्री, एक बार अपर लिमिट को रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट को रखेंगे, तो cos 90 विल बी 0। अब हमारा वर्क डन कितना हो गया, माइनस मतलब नेट वर्क डन ही है, और नेट वर्क डन ही आगे चलकर क्या बनेगा, नेट एनर्जी बनेगी। तो ये हो गया U, यहां पर लिख लेना नेट, U नेट कितना है, माइनस पी कॉस थीटा। अब ऊपर वाले टेबल को और इसको मैच करके देखो क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है। जब आप थीटा के जगह 0 डिग्री रखोगे तो cos 0 1, तो नेट एनर्जी कितनी होगी, माइनस पी। ऊपर देखते हैं पहले केस में नेट एनर्जी कितनी थी, माइनस पी थी, देखो माइनस पी थी ना, यहाँ पे ये देखो ये माइनस पी थी, 0 ऐड किए थे तो माइनस पी आया था, ठीक है। जब 90 रखेंगे वहां पर तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो जहां पर पहले ऐड करके निकाल रहे थे, अब डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेट एनर्जी का फॉर्मूला, जो किसी डायपोल के अंदर होता है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, अच्छे से जो है इसको समझ लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले पार्ट में जो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जो है स्टडी करेंगे। ड्यू टू डिफरेंट सोर्स, हमारे पास बहुत सारे सोर्स होते हैं, कुछ सोर्स होते हैं पॉइंट होते हैं, कुछ लाइन होते हैं, कुछ सरफेस होते हैं, कुछ वॉल्यूमेट्रिक होते हैं। तो उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।